हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, हमारी जो पहली अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया और भारत से जुड़े हुए एक संवेदनशील मामला को लेके। तो यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से और भारत इंडोनेशिया के रिश्तों से। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं JF-17 फाइटर जेट क्या है। JF-17 थंडर एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इसमें 58% ढांचा जो बॉडी है उसका पाकिस्तान बनाया है और जो इंजन, रडार, एवियोनिक्स चीन दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान इसे ये बोल के बेच रहा है कि हमारे पास हीरा है जो कि बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया है। असली वजह जो ये है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसलिए बेचारा हथियार बेच करके पैसा कमा रहा है। देश में इतना कर्ज हो गया है कि देश का कर्ज चुका रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझो पाकिस्तान इसको सस्ते में क्यों बेच रहा है। नंबर 1 रीजन है, पाकिस्तान तो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। IMF, चीन और खड़ी देशों पर निर्भर है पूरी तरह से। खुद का सेना पे खर्चा चलाना पूरी तरह मुश्किल है। खुद के सेना को सैलरी देने में प्रॉब्लम है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। इसलिए JF-17 को लो प्राइस प्लस इजी EMI में ऑफर किया जा रहा है, ताकि जो गरीब कंट्री है या विकासशील देश है इसे आसानी से खरीद ले। अब एक नजर देख लेते हैं दोस्तों इंडोनेशिया और JF-17 डील। इंडोनेशिया जो भारत का एक रणनीतिक पार्टनर है, चीन से समुद्री खतरा महसूस करता है, साउथ चाइना सी विवाद में फंसा हुआ है। वही इंडोनेशिया चीन पाकिस्तान का बना फाइटर जेट खरीदने का सोच रहा है। यही बात भारत के लिए चौंकाने वाली है। तो इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके 3 बड़े कारण। सबसे पहले तो उसको सस्ता हथियार मिलता है, ठीक है। JF-17 पश्चिमी जेट से काफी सस्ता है। मल्टी रोलर फाइटर, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, लिमिटेड नेवल रोल। चीन का भी दबाव पड़ा है इंडोनेशिया के ऊपर। चीन ने इंडोनेशिया पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बना रहा है। अब आते हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्पीड मैच 2.8 to 3, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। भारत 50.5%, रूस 49.5%। फिलीपींस और इंडोनेशिया। फिलीपींस पहला देश था जिसने ब्रह्मोस खरीदी। इंडोनेशिया दूसरा देश बनने वाला था। भारत और इंडोनेशिया के बीच बातचीत, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग, समुद्री सुरक्षा समझौता, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब समस्या कहाँ आ गई। खबर के मुताबिक ब्रह्मोस डील अब बैक बर्नर पर चली गई है, यानी प्राथमिकता कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया पहले JF-17 और ड्रोन डील देख रहा है। भारत इसे धोखा की नजर से देख रहा है। भारत इसे धोखा क्यों मान रहा है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। एक से दोस्ती, दूसरे से दुश्मनी। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक जुड़ाव है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृति जिंदा है। भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी बनाया है। इसलिए भारत को लगता है रणनीतिक साझेदारी में भरोसा होना चाहिए। इंडोनेशिया की असली जरूरत क्या है? इंडोनेशिया को चाहिए मजबूत नेवल डिफेंस, एंटी शिप मिसाइल, कोस्टल सिक्योरिटी। इसमें ब्रह्मोस ज्यादा कारगर है। JF-17 सीमित भूमिका निभा सकता है। बड़ा जियोपॉलिटिक्स गेम। यह मामला सिर्फ हथियार का नहीं। चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, पाकिस्तान पैसे की तलाश में है, इंडोनेशिया सस्ते विकल्प देख रहे हैं, भारत भरोसेमंद साझेदारी चाहता है, जो कि अब वो टूट गया है। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े और खतरनाक मुद्दे पर। चीन ने एक 30 पेज की रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने दावा किया है कि जापान या तो गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना चुका है या फिर वह सिर्फ एक आदेश में रातों रात परमाणु ताकत बन सकता है। अब सवाल ये है, जो देश खुद परमाणु का शिकार हो रहा है, क्या वही देश परमाणु हथियार बना सकता है? अगर हाँ, तो दुनिया के लिए इसका क्या मतलब होगा? चीन की 30 पेज की रिपोर्ट क्या कहती है? तो दोस्तों, चीन की यह रिपोर्ट जापान की दक्षिण पंथी ताकतों की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नाम से जारी की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है चाइनीज एसोसिएशन फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट, यानी चीन की हथियार नियंत्रण संस्था। रिपोर्ट्स के मुख्य आरोप। तो दोस्तों, यहाँ पे चीन की 30 पेज की रिपोर्ट्स का क्या क्या आरोप है। जापान के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी तकनीक मौजूद है। जापान के पास इतना प्लूटोनियम है कि वह सैकड़ों परमाणु बम बना सकता है। जापान की दक्षिण पंथी राजनीतिक धीरे धीरे देश को परमाणु रास्ते पर ले जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जापान पर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब समझते हैं जापान और परमाणु हथियार की इतिहास। पूरी दुनिया में जापान एक इकलौता देश है जिसके ऊपर परमाणु बम गिराया गया। जापान के 2 सर, एक हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए। इसी वजह से जापान ने परमाणु हथियारों से दूरी बना ली थी। जापान के 3 गैर परमाणु सिद्धांत। 1970 में जापान ने NPT, न्यूक्लियर
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटरी पर साइन किए। और जापान ने 3 वादा किया। क्या क्या वादा किया? पहला वादा किया परमाणु हथियार नहीं रखेगा। दूसरा वादा था परमाणु हथियार कभी नहीं बनाएगा। तीसरा वादा जो था वो था अपने देश में परमाणु हथियार कभी आने भी नहीं देगा। दुनिया जापान को एक शांति प्रिय देश मानती थी। फिर खतरा कहां से आया? उत्तर कोरिया, इसका नाम तो सुने होंगे सब लोग। बार बार मिसाइल टेस्ट, खुलेआम जापान को धमकी दे रहा है। चीन तेजी से सेना और परमाणु हथियार बना रहा है अपना। ताइवान और जापान के आपस में दबाव। इन्हीं हालातों को देख करके जापान के लोग कह रहे हैं कि अगर चीन या फिर उत्तर कोरिया अगर हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे। 2014 में जापान का एक बड़ा फैसला। 2014 में जापान ने अपने संविधान की नई व्याख्या की। पहले सिर्फ अपने देश की रक्षा, अब दोस्त देश पर हमला हुआ तो जापान भी लड़ सकता है। यही से कहा जाने लगा कि जापान का सैन्य रास्ता बदल रहा है। रातों रात परमाणु का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि जापान ने बटन दबाते ही परमाणु बम बना दिया। इसका मतलब ये है कि जापान के पास एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, भारी मात्रा में प्लूटोनियम है, मिसाइल और रॉकेट सिस्टम, टॉप लेवल साइंटिस्ट है वहाँ पे। अगर राजनीतिक फैसला हो जाए तो कुछ महीने के अंदर ही जापान परमाणु हथियार बना लेंगे। ये चीज संभव है। अमेरिका का बयान क्यों अहम है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उसने कहा था जापान वस्तुतः रातों रात परमाणु क्षमता हासिल कर सकता है। हालांकि अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई नए देश परमाणु बम बनाए, लेकिन उसने जापान की तकनीकी की ताकत मान ली है। इससे चीन को और बोलने का मौका मिल गया। अच्छा, चीन को क्यों डर लग रहा है? जापान अगर परमाणु बम बना लेते हैं तो एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। दक्षिण कोरिया, ताइवान भी ऐसा सोच सकते हैं। अमेरिका चीन टकराव और बढ़ जाएगा। इसलिए चीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता। जापान अभी भी एनपीटी का एक सदस्य है। कोई सबूत नहीं है कि उसने बम बना लिया है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है। यही वजह है कि चीन ने दुनिया से कहा है जापान पर नजर रखो। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी अपडेट है वो है कनाडा जो है ना, वो हमेशा से अमेरिका के करीबी दोस्त माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब कनाडा जो है वो अमेरिका की मर्जी के पूरी तरह खिलाफ जा चुका है और जाकर चीन से व्यापार का समझौता कर लिया है, ठीक है। इस समझौते में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि कनाडा ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगाए गए जो भारी टैक्स था वो सब हटा दिया गया है। कनाडा ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका और चीन के बीच कई सालों से व्यापार युद्ध चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर पूरा भारी टैक्स लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था। इससे कनाडा को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कनाडा का ज्यादातर व्यापार जो था वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। अमेरिकी नीतियां कभी भी बदल जाती है। कनाडा की मजबूरी, कनाडा को समझ आ गया कि सारा बिजनेस एक ही देश पर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए कनाडा ने एक नए पार्टनर खोजे और सबसे बड़ा विकल्प उसके पास चीन था। कनाडा के प्रधानमंत्री का रोल, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक टेक्नोक्रेट नेता माने जाते हैं। मतलब जो भावनाओं से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और फायदे नुकसान से फैसले लेते हैं। उनका मानना है कि देश का फायदा सबसे पहले। इस समझौते के बाद मार्क कार्नी ने कहा यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। इसका आसान मतलब पहले दुनिया ऐसी चलती थी, अमेरिका बॉस है, बाकी देश उसके साथ है। अब दुनिया बदल रही है, कोई एक सुपर पावर नहीं, कई देश ताकतवर, सब ताकतवर है। इशू बेस्ड पार्टनरशिप, जहां फायदा वहीं दोस्ती। कनाडा चीन झगड़ा पहले क्यों था? सबसे पहले समझते हैं 2018 में कनाडा ने एक चीनी टेक कंपनी की अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था। जवाब में चीन ने भी 2 कनाडाई नागरिक पकड़ लिया, कृषि सामान पर पूरा भारी टैक्स लगा दिया। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। अब यहाँ नया समझौता आया, उस झगड़े का अंत माना जा रहा है। समझौते के मुख्य पॉइंट्स, कनाडा की रियायतें, चीनी ईवी पर 100% टैक्स घटाकर सिर्फ अब 6% रख दिया है। चीन को हर साल 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां कनाडा बेचने की इजाजत मिल गई है। चीन की रियायतें, कनाडा के कैनोला बीज पर टैक्स 85% से घटा करके 15% कर दिया है। समुद्री और कृषि उत्पादों पर रोक पूरी तरह से हटा दिया है। ईवी में चीन का दबदबा, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी निर्माता है। BYD ने बिक्री में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। चीन ईवी 30 से 40% सस्ती टेक्नोलॉजी में पूरे आगे। अच्छा, किसे फायदा और किसे नुकसान हुआ? कनाडा को नए बाजार मिल गए, किसानों को पूरा फायदा मिल गया, अपनी गाड़ी इंडस्ट्री को खतरा बढ़ा दिया, नेशनल सिक्योरिटी की चिंता हो गई। अब अच्छा, चीन को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? चीन को पूरी फायदा हुई है, बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई, ईवी मार्केट में एंट्री हो गई। तो दोस्तों, हमारी जो चौथी अपडेट है वो है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे यूरोप, नाटो, चीन, भारत समेत पूरा टेंशन में आ गया है। ट्रंप कह रहे हैं जो देश मेरे ग्रीनलैंड के प्लान को नहीं मानेगा उस पर मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छा, टैरिफ क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, उसी को टैरिफ कहते हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं जो देश अमेरिकी की बात नहीं मानेगा उस देश के सामने भारी टैक्स लगा देंगे। मतलब लड़ाई नहीं, गोली नहीं, लेकिन टैरिफ का झगड़ा। यही ट्रंप की नई राजनीति है। ग्रीनलैंड प्लान क्या है? सबसे जरूरी सवाल। ग्रीनलैंड का है तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा द्वीप है, डेनमार्क के पास है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। ट्रम्प की सोच 2019 में कहा था मैं ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। ग्रीनलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो लोगों ने भी मना कर दिया। अब ट्रम्प कह रहे हैं अगर खरीद से नहीं मिली तो पूरा दबाव से लेंगे, जरूरत पड़ी तो युद्ध भी लड़ा जाएगा। यही से मामला पूरा गंभीर हो गया। अब समझिए असली कारण, भू राजनीतिक लोकेशन। ग्रीनलैंड स्थित कहाँ है? तो अमेरिका, यूरोप, रूस तीनों के बीच में है। मतलब जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आर्कटिक का बॉस बनेगा। बर्फ पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, नए सैन्य ठिकाने बन सकते हैं। खनिज संसाधन ग्रीनलैंड में भरा पड़ा है, सोना, हीरा, तांबा, लोहा, आयस्क, ग्रेफाइट। आज के जमाने में मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिसाइल, चिप सब इन्हीं से बनते हैं। ट्रम्प युद्ध क्यों नहीं, टैरिफ क्यों? ट्रम्प जानते हैं युद्ध महंगा होता है, जनता नाराज हो जाती है, इसलिए टैरिफ, सस्ता हथियार, बिना गोली चलाए सरकारें झुक सकती है, यानी आर्थिक मार इक्वल टू राजनीतिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? कोई भी देश बेचा नहीं जा सकता, जबरन कब्जा गैर कानूनी है। ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया, नेताओं ने कहा हम बिक्री के लिए तैयार नहीं है, जनता गुस्से में है। नाटो में समस्या, ग्रीनलैंड नाटो के क्षेत्र में आता है, अगर अमेरिका की दबाव बनाए नाटो टूट सकता है, अपनी भरोसा खत्म हो सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करेगा, कल चीन ताइवान पर यही करेगा, रूस दूसरे देशों पर दबाव डालेगा, फिर तो ऐसे ही करेगा भैया। फ्रांस और जर्मनी बोले टैरिफ लगाया तो हम भी जवाब देंगे, व्यापार युद्ध की चेतावनी। भारत के लिए क्या मतलब है? अब सबसे जरूरी भारत को क्या करना होगा? अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, व्यापार साझेदारी बढ़ानी होगी, आर्कटिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी, रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। ट्रम्प जैसे नेताओं के दौर में भारत को बहुत सावधानी से चलना होगा। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प का ग्रीनलैंड का प्लान सिर्फ जमीन पर मामला नहीं है, यह है ताकत की राजनीति, पैसे से दबाव और भविष्य की विश्व व्यवस्था की लड़ाई। तो दोस्तों, हमारी जो 5वीं और लास्ट अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य कदमों की, जो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी सेना मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया में हथियार बेचकर अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। आखिर पाकिस्तान क्या साजिश रच रहा है और भारत को इससे क्या खतरा है? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। इस्लामिक नाटो की संभावना क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक नाटो की। जैसे नाटो में कई देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही अब सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी और तुर्की मदद करेंगे, अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान और तुर्की खड़े रहेंगे। भारत के लिए चिंता क्यों? पाकिस्तान पहले से ही भारत के विरोधी नीति रखता है, अगर उसके पीछे सऊदी और तुर्की जैसे देश खड़े हो गए तो पाकिस्तान और ज्यादा हिम्मतवार और आक्रामक हो सकता है। पाकिस्तान का हथियार बिजनेस और सैन्य विस्तार। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पाकिस्तान का हथियार बेचना। JF-17 फाइटर जेट किन किन देशों को बेचा जा रहा है? सूडान, $1.5 बिलियन। सूडान जैसे गरीब और अस्थिर देश को फाइटर जेट बेचना मतलब वहाँ युद्ध और हिंसा और बढ़ेगी। सऊदी अरब $2 बिलियन की संभावना, अगर सऊदी को JF-17 मिलता है तो पाकिस्तान का प्रभाव खाड़ी क्षेत्र में बहुत बढ़ जाएगा। लीबिया, $4 बिलियन की डील। लीबिया के विद्रोही नेता खलीफा हफ्तार को जेट बेचने गए, यानी पाकिस्तान सीधे विद्रोहियों को हथियार दे रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए भी खतरा है। अब सवाल उठता है, क्या JF-17 वाकई इतना ताकतवर है? जवाब है नहीं भाई। JF-17 ने आज तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, इसकी युद्ध क्षमता साबित नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी भारत के राफेल और तेजस से भी कमजोर है, मतलब ज्यादा प्रचार कम दाम। खाड़ी देशों में झगड़े और पाकिस्तान का फायदा। खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब, UAE, ईरान, इनके आपस में तनाव है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? एक तरफ सऊदी को हथियार, दूसरी तरफ UAE से दोस्ती, दोनों के झगड़े से पैसा कमा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा किसे? चीन को। क्यों? JF-17 चीन की टेक्नोलॉजी से बना है, हर डील से चीन को पैसा और प्रभाव दोनों। भारत के लिए कुल मिलाकर खतरा क्या है? भारत की चिंता है पाकिस्तान की बढ़ती वैश्विक सैन्य मौजूदगी, आतंकवाद को लगातार समर्थन, इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश, चीन पाक गठजोड़, खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता। अगर भविष्य में कोई बड़ा संघर्ष हुआ तो यह सिर्फ भारत पाक नहीं रहेगा, बल्कि बहुदेशीय संकट बन सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान हथियार बेचकर खुद को बड़ा खिलाड़ी दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी स्थिर नीति आतंकवाद और चीन पर निर्भरता पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल रही है। भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं, अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।